मैं आपको और भी अच्छे वीडियो प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ये हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ लाइक मेरे लिए एक प्रोत्साहन की तरह काम करता है। अब और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अगर मैं बताऊं तो मैं विशाखापट्टनम के अक्कायपालेम में रहता हूं और एक निजी कंपनी में काम करता हूं। मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। जब मैं 20 साल का था तब मैं वसुंधरा नाम की एक लड़की से प्यार में पड़ गया और उसी लड़की से मेरे दोस्त कुमार की मदद से मैंने 2019 के अंत में विजयवाड़ा के इंद्रकिलाद्री पहाड़ी पर शादी कर ली। हम दोनों ने भागकर शादी की थी और इस दौरान हमें मदद करने वाले कुमार के प्रति हमें बहुत सम्मान है। हमारा रिश्ता ऐसा था कि जब भी हमें या उन्हें किसी की जरूरत होती हम एक दूसरे की मदद करते थे। इसी वजह से 2023 में जब कुमार की बहन की बेटी का जन्मदिन था, उन्होंने हमें उस समारोह में जरूर आने के लिए आमंत्रित किया। वह दिन आ गया। घर में 2 छोटे बच्चे थे और मैं सोच रहा था कि उन्हें लेकर कैसे जाऊं। तब मेरी पत्नी ने कहा, मैं बच्चों की देखभाल कर लूंगी, तुम जाओ और वापस आ जाओ। मैं उस कंपनी में काम करने वाले शिवा नाम के एक व्यक्ति के साथ, जहां मैं अक्कायपालेम में काम करता हूं, कुमार की बहन की बेटी के जन्मदिन समारोह के लिए निकल पड़ा। वे लोग विजयनगरम जिले के जामी मंडल में चिन्नापुरम नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। जब हम वहां पहुंचे तब रात के लगभग 8 बज चुके थे। कुमार ने पहले ही पार्टी शुरू कर दी थी। मैं और शिवा वहां जाकर शामिल हो गए और हम दोनों ने खूब शराब भी पी। इसके बाद केक काटने का कार्यक्रम हुआ और हम सब ने एक साथ खाना भी खाया। उस समय रात के 9:30 चुके थे। मैंने सोचा कि अभी और पीना चाहिए। मैंने अपने दोस्त शिवा से कहा, क्या तेरे पास कुछ और शराब है? हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं और हमने पहले ही खूब पी लिया है, अब और पीना ठीक नहीं होगा। लेकिन शिवा ने कहा, चुपचाप आ और सो जा, और मुझे छत पर ले गया। वहां पहले से ही कुछ लोग इकट्ठा होकर शराब पी रहे थे। मैंने तुरंत शिवा से कहकर उनके साथ फिर से पीने की व्यवस्था कर ली। एक राउंड में ही मैं पूरी तरह नशे में चूर हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि अब और नहीं पीना चाहिए और मुझे जाने को कहा। मैं शिवा के पास जाकर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ इतने आराम से सो रहा हूँ और मेरी पत्नी घर पर 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली है। यह सोचकर मैं तुरंत उठा और शिवा से कहा, चल घर चलते हैं। शिवा ने कहा, क्या तुझे पागलपन हो गया है? अभी रात के 10 बज चुके हैं। यह इलाका हमारे लिए नया है और हमें रास्ता ठीक से पता नहीं है। अभी जाना मुमकिन नहीं है। आराम से सो जा। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं तुरंत छत से नीचे आ गया। कुमार के परिवार वाले अभी जाग रहे थे। मैंने कुमार के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि वह पहले ही सो चुका है। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। फिर मैंने फैसला किया कि अगर मैं यहाँ से पैदल चलकर सड़क तक पहुंच जाऊं तो वहां से कोई न कोई सवारी मिल जाएगी। मैंने शिवा को बिना बताए वहां से निकल लिया। उस समय रात के करीब 10:20 चुके थे। चूंकि अमावस्या की रात थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं उस अंधेरे में गांव से बाहर निकलकर धीरे धीरे चल रहा था। यह एक छोटा सा गांव था और रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां और बड़े बड़े ताड़ के पेड़ थे। इतनी रात को वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। उस सुनसान रास्ते पर अकेले चलते हुए जब मैं पेड़ों के बीच पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा डर लगने लगा। एक पल को लगा कि वापस लौट जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि किसी भी तरह आज रात को घर पहुंचना है। डरते हुए भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी दूर से सियारों की आवाज सुनाई दी, जिससे मेरा डर और बढ़ गया। मैं सोच में पड़ गया कि आगे जाऊं या नहीं, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था कि मुझे आज रात घर पहुंचना है। आखिरकार मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और तेजी से चलने लगा। तभी एक ताड़ के पेड़ से सूखा पत्ता जोर से आवाज करते हुए नीचे गिरने लगा। उस आवाज से मैं डर गया और पेड़ की तरफ देखा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सूखा पत्ता था और मैंने बेकार में डर लिया। खुद को हिम्मत देते हुए मैं फिर से धीरे
धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल रुककर चारों तरफ देखने के बाद मैं फिर से चलने लगा। अभी मैंने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि सामने से एक बाइक पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह मेरे पास आया और बोला, भाई इतनी रात को कहां जा रहे हो? मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। उसने कहा, इस रात को रुक जाओ, सुबह चले जाना। फिर वह चला गया। मैं फिर से चलने लगा। कुछ कदम और चला, तभी एक कार तेजी से मेरे पास आकर रुकी। मैंने कार की तरफ झांक कर देखा तो उसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां बैठे थे। ड्राइवर ने खिड़की नीचे करके पूछा, भाई आपको इस इलाके के बारे में कुछ पता है? मैंने पूछा कि वे क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने जिस गांव में जाना था उसका नाम बताया और पूछा कि क्या मुझे उसका रास्ता पता है। मैंने कहा, भाई मैं भी इस इलाके में नया हूं, मुझे यहाँ ज्यादा कुछ पता नहीं है। उन्होंने ठीक है, शुक्रिया कहकर कार आगे बढ़ा दी। मैं फिर से मुख्य सड़क की ओर चलने लगा। कुछ ही मिनट बाद वही कार फिर से मेरे पास आकर रुकी। मैं सोचने लगा कि ये लोग फिर क्यों आए। ड्राइवर ने पूछा, भाई इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ जाना है। उन्होंने कहा, तो कोई ऑटो या सवारी ले लो ना। मैंने बहाना बनाया कि मैं इस गांव में एक छोटे से समारोह में आया था और वहां मेरा पर्स चोरी हो गया, इसलिए मैं पैदल जा रहा हूं। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, कार में बैठो, मैं तुम्हें विजयनगरम सड़क तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर मेरा डर कुछ कम हुआ। मैं कार में बैठ गया। उनके बात करने का तरीका देखकर मुझे लगा कि मैंने इन अच्छे लोगों से झूठ बोला। उन्होंने कहा, इतनी रात को अकेले यात्रा करना ठीक नहीं है, तुम्हें रुक जाना चाहिए था। मैंने बताया कि मेरी पत्नी घर पर 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली है, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। इतने में हम विजयनगरम जाने वाले रास्ते के करीब पहुंच गए। उन्होंने कहा, यहां उतर जाओ, यहां से कोई सवारी मिल जाएगी। तभी पीछे बैठी एक लड़की ने मुझे रोका और बोली, आपने कहा था कि आपका पर्स चोरी हो गया, ये 200 रुपये रख लो, इससे आप आगे जा सकते हो। मैंने पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं, इन्हें रख लो और सावधानी से घर पहुंचो। फिर उन्होंने कार का दरवाजा बंद किया और चले गए। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। उसके बाद मैं सड़क पर खड़ा होकर किसी सवारी का इंतजार करने लगा। कई गाड़ियां आ जा रही थीं, लेकिन कोई मुझे देखकर नहीं रुका। लगभग 1 घंटे तक मैंने कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। रात के 11 बजे वाले थे। मैं चलते चलते और हर गाड़ी को देखकर लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी मुझे गला सूखने लगा। मैंने सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो पी लूं। तभी कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप दिखा। मैं वहां गया और एक व्यक्ति से पानी मांगा जो सोने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि पानी नहीं है। मुझे कुछ शक हुआ कि शायद वह डर की वजह से पानी देने से मना कर रहा है। मैंने सोचा कि लोग शायद मुझे देखकर डर रहे हैं, क्योंकि इतनी रात को मैं अकेले चल रहा हूं। मैं फिर से चलने लगा। तभी सड़क के किनारे एक छोटा सा नाला दिखा जिसमें पानी बह रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह खेतों का साफ पानी हो, लेकिन जब मैंने देखा तो वह साफ नहीं था। मैं बिना पानी पिए ही आगे बढ़ने लगा। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। समय बीतता जा रहा था और मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तभी सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान दिखी जो बंद थी, लेकिन दुकान का मालिक बाहर निकल रहा था। उसने मुझे देखकर बुलाया और मेरे बारे में पूछा। जब मैंने सब बताया तो उसने कहा, इतनी रात को पैदल जाना ठीक नहीं है, यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं रुककर कोई सवारी देखता हूं। वह अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। मुझे अपनी जिंदगी से निराशा होने लगी। मैं सोचने लगा कि शायद मैंने यहां से निकलकर गलती की, लेकिन एक जगह रुकने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। तभी दूर से एक बाइक की आवाज सुनाई दी जो हॉर्न बजाते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मैंने वहां रुककर लिफ्ट मांगने की कोशिश की। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम यह बाइक तो रुके।
वह व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बाइक रोकी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इतनी गाड़ियों को रोकने की कोशिश के बाद भी कोई नहीं रुका था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, पहले तू बता, तुझे कहाँ जाना है? मैंने कहा कि मुझे अक्काई पालेम जाना है। उसने कहा, ठीक है, मैं एमवीपी तक जा रहा हूँ, अगर चाहे तो मैं तुझे वेंकोजी पालेम के पेट्रोल पंप तक छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर मुझे राहत मिली। मैं उसकी बाइक पर बैठ गया। उसने पूछा, इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, क्या तेरी पत्नी 2 छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली है और तू यहाँ है? तुझे ऐसा कैसे मन हुआ? उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ जवाब नहीं सूझा। वह इतने करीब से बात कर रहा था कि मुझे लगा कि वह सही कह रहा है। फिर वह खुद से बड़बड़ाने लगा, छी, क्या गंदी आदत है, छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर तू यहाँ आया? मैंने पूछा, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया, मैं भी विशाखापट्टनम से हूँ। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और एक शादी से लौट रहा हूँ। मैं चुपचाप बैठ गया, लेकिन वह मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं उसी की बाइक पर जा रहा हूँ, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। तभी सड़क किनारे एक पान की दुकान दिखी। उसने पूछा, भाई तू सिगरेट पीता है? मैंने हाँ कहा तो उसने बाइक रोकी और एक सिगरेट और माचिस ली। मैंने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। हम दोनों ने सिगरेट सुलगाई। तभी दुकान के मालिक ने पूछा, साहब आपको शराब की आदत है? उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास है? दुकान वाले ने कहा, 1 क्वार्टर है, अगर चाहिए तो ले लो। उस फोटोग्राफर ने 1 क्वार्टर लिया और पैसे दिए। उसने कहा, मैं बाइक चला रहा हूँ, शराब पीना ठीक नहीं है, तू पहले ही पी चुका है, ये भी पी ले। मैंने मना किया, लेकिन उसने मेरे हाथ में क्वार्टर थमा दिया। नशा कुछ कम हो रहा था तो मैंने वह क्वार्टर पी लिया। जैसे ही मैं बाइक पर बैठने वाला था, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन किया। उसने कहा, मैं बहुत दूर आ चुका हूं, तुम लोग अभी तक नहीं आए। मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ से क्या जवाब आया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ। मैंने पूछा, आपने किसे फोन किया? उसने बताया, मैं अकेले नहीं, मेरे 3 दोस्त कार में आ रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो वे अभी तक क्यों नहीं आए? उसने कहा, वे धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। हमने वहां 20 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन वे नहीं आए। उसका व्यवहार मुझे डराने लगा, लेकिन मेरे पास उसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, वे अभी तक नहीं आए, चलो हम धीरे धीरे चलते हैं, शायद वे रास्ते में मिल जाएं। उसने मुझे बाइक पर बिठाया और हम चल पड़े। काफी समय बीत चुका था। हम आनंदपुरम के रास्ते शॉर्टकट से जा रहे थे। तभी उसने अचानक बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। मैंने कहा, भाई इतनी तेजी से जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धीरे चलो। उसने कहा, तू डर रहा है, लेकिन मुझे तेज बाइक चलाने की आदत है। तू आंखें बंद कर और आराम से बैठ। हम एक एक करके गांव पार करते जा रहे थे। हम मधुरवाड़ा भी पार कर चुके थे। स्टेडियम के पास पहुंच रहे थे। वह और तेजी से बाइक चला रहा था। जब हम जू पार्क के पास पहुंचे तो सड़क पर हमारे अलावा कोई नहीं था। वहां के पेड़ और माहौल रात के समय बहुत डरावने लग रहे थे। इतने डरावने रास्ते पर वह तेजी से बाइक चला रहा था। उसकी रफ्तार की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा डर और बढ़ गया। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं ऐसी बाइक पर क्यों आया? यह तो अपनी मर्जी से बाइक चला रहा है, अब तू ही मुझे बचा सकता है। वह और तेजी से बाइक चला रहा था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरी जान निकल रही हो। जब हम एंडाडा के पास पहुंचे, वहां घना जंगल जैसा इलाका था जो रात में बहुत डरावना लग रहा था। उस इलाके के बीच में सड़क पर वह तेजी से बाइक चला रहा था। मैं उसकी रफ्तार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, प्लीज भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ा धीरे चलाओ। उसने कहा, तू बेकार में डर रहा है, तूने तो शराब पी है। मैं ठीक हूँ। मैं जितनी तेजी से बाइक चलाता हूँ उतना ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। तू बेकार में डर मत और मुझे भी डराने की कोशिश मत कर। उसने और रफ्तार बढ़ा दी। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने दोनों हाथ छोड़कर सिर पर रख लिए और भगवान को प्रणाम करने लगा। हम जंगल के बीच से गुजर रहे थे।
मेरी आंखें चक्कर खा रही थीं। मुझे लगा कि शायद यह मेरी आखिरी रात है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी वह जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से कह रहा हो, हट जा, रास्ते में मत आ। मैंने पूछा, क्या हुआ? कौन रास्ते में आ रहा है? उसने कहा, कोई है जो हमारी बाइक के सामने आकर गिर रहा है। मैंने आगे देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। बाइक बहुत तेजी से जा रही थी। वह चिल्लाता रहा कि कोई रास्ते में आ रहा है। मेरा डर अपने चरम पर था। मैंने कहा, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा, क्या दिख नहीं रहा? कोई बाइक के सामने आकर हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। वह चिल्लाने लगा, संभल जा, हम गिरने वाले हैं। और अचानक बाइक बेकाबू हो गई। हम करीब 10 फीट तक घिसटते हुए सड़क पर गिर गए। मैं सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरा। मेरा दिल जैसे रुक गया था। मैं उठा और देखा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं दौड़कर उस फोटोग्राफर के पास गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके दोनों हाथ सड़क पर घिसटने से लहूलुहान हो गए थे। उसकी पैंट फट चुकी थी और घुटने भी बुरी तरह छिल गए थे। वह डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसका बैग उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। फिर उसे धीरे धीरे उठाकर बाइक तक ले गया। बाइक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैंने उसे उठाकर खड़ा किया और कहा, मैंने कहा था ना कि इतनी तेजी से मत चलाओ। अब देखो तुम्हारी हालत। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, अपना मोबाइल दो। उसने कहा, अरे तू इतना डर क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हाथ थोड़े छिल गए हैं। तू बेकार में डर मत, चल चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। मोबाइल दो, मैं फोन करता हूँ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम शहर के करीब पहुंच चुके हैं। तू बाइक चला, मैं पीछे बैठता हूं। मैंने उसे पीछे बिठाया और बाइक चलाने लगा। वह अभी भी कांप रहा था। मैंने कहा, तुम इतना क्यों कांप रहे हो? हम अस्पताल के करीब पहुंच रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। उसने कहा, तू बेकार में डर रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हम हनुमंतवाका सिग्नल पार कर चुके थे। वेंकोजीपालेम सिग्नल के पास एक अस्पताल था। मैंने बाइक रोकी और कहा, तू यहीं रुक, मैं अस्पताल से लोगों को बुलाता हूँ। लेकिन जब मैं जाने लगा तो वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वहीं गिर गया। मैं दौड़कर अस्पताल गया और एक वार्ड बॉय को बताया। वह 2 लोगों के साथ स्ट्रेचर लेकर आया। मैं वापस उस जगह गया जहां मैंने बाइक रोकी थी, लेकिन वहां न तो बाइक थी और न ही वह व्यक्ति। मैंने आसपास उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मैं हैरान था। अस्पताल के लोग मेरे पास आए और बोले, तुमने कहा था कि कोई गंभीर रूप से घायल है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा, वह यहीं था, कहीं गया नहीं। लेकिन वे बोले, तू नशे में है, तूने इतना पी लिया है कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे लोग तुझ जैसे को यहाँ लाए और तू हमें परेशान कर रहा है। यहाँ से चला जा, वरना हमें भी पागलपन हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि गलती मेरी ही है। मैं चुपचाप सड़क पर आ गया। तभी एक ऑटो आता दिखा। मैंने उसे रोका और उसमें बैठकर घर पहुंच गया। उस समय रात के 2:40 थे। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मेरी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन उसने नहीं खोला। वह मेरी आवाज सुनकर भी डर रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, आप कौन हैं? यहाँ से चले जाओ। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर उसे समझाया कि मैं ही हूँ। मैंने उसका नाम, बच्चों के नाम और हमारी शादी की बातें बताईं। तब जाकर उसने दरवाजा खोला। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम सुबह आओगे, इसलिए मुझे डर लगा। मैंने न तो हाथ पैर धोए और न ही कुछ और किया। मैं इतना तनाव में था कि बिना कुछ बोले सोने की कोशिश करने लगा। 10 मिनट में ही मुझे नींद आ गई, लेकिन मुझे मेरी पत्नी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं गहरी नींद में था और ध्यान नहीं दे पाया। अचानक उसकी आवाज तेज हुई और मैं जाग गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी मुझे पुकार रही थी। उसने कहा, भाई, तुम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? मैं कब से पुकार रही हूं, लेकिन तुम उठ नहीं रहे। क्या तुम भूल गए कि वहां क्या हुआ? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा,
तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने उसे उसके नाम से पुकारा, लेकिन उसने कहा, भाई मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक पुरुष हूं। मैं डर गया और तुरंत सारे लाइट्स ऑन कर दिए। मेरी पत्नी मुझे देखकर बोली, तुम उस हादसे से जिंदा बच गए, लेकिन मुझे देखकर डर रहे हो? मैं पसीने से तर हो गया। मैंने उस हादसे की बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। फिर उसे कैसे पता? मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं एक पुरुष हूं। उसकी बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। मैं डर के मारे घर से भागने की सोचने लगा। तभी मेरी पत्नी में समाई आत्मा बोली, मैं 4 साल पहले उसी इलाके में एक हादसे में मर गया था। जब तुम बाइक पर आ रहे थे, मैंने ही तुम्हारे सामने आकर रास्ता रोका था, इसलिए वह व्यक्ति मर गया, लेकिन तुम बच गए। यह सुनकर मेरी सांसें थम गईं। एक आत्मा मेरी पत्नी के शरीर में थी और मुझसे बात कर रही थी। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं तेरे साथ चला आया, लेकिन अब जा रहा हूं, तू डर मत। इतना कहते ही मेरी पत्नी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मैं समझ गया कि वह आत्मा चली गई। मैंने अपनी पत्नी को उठाया, उसके मुंह पर पानी छिड़का और उसे पानी पिलाया। तब उसने आंखें खोलीं और पूछा, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा मुंह क्यों धो रहे हो? मैंने सोचा कि अगर उसे सच बताया तो वह डर जाएगी। मैंने कहा, कुछ नहीं, तू सो जा। मैंने उसे सुला दिया। मेरा नशा पूरी तरह उतर चुका था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि वह व्यक्ति कौन था जो मुझे बाइक पर लाया। वह मर कैसे गया? मरने के बाद वह अस्पताल कैसे पहुंचा? यह सब क्या था? मैं सुबह तक यही सोचता रहा। सुबह 9 बजे मैंने उस दिन ऑफिस की छुट्टी ले ली। मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और उस जगह गया जहां हादसा हुआ था। वहां खून के धब्बे थे। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को वहां एक हादसा हुआ था और उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह सुनकर मैं एक पल भी वहां नहीं रुका और तुरंत घर लौट आया। लेकिन उस दिन जो हुआ वह आज तक मुझे समझ नहीं आया। क्या आपको इस घटना के बारे में कुछ समझ आता है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।